तो हम लोग क्रैश कोर्स में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, खुद ये फेयर करा दी लेकिन लास्ट बार रिवीजन करवा रहे। तो क्रैश कोर्स में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे आपका बैच का पूरे रिवीजन, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बैंक का और क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव हो या वैसे आप लोग बनाए लगभग सभी बन ही गया होगा ना, फिर भी हम एक बार फिर से बता देंगे, सबका एक एक करके आंसर टिक कर देंगे यहाँ पर। और तीसरा जब आपका मॉडल सेट आएगा बिहार बोर्ड का, तब उसका बोर्ड का मॉडल का प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के क्रैश कोर्स बैच में, ठीक है। चलिए, चैप्टर क्या है आप लोग का, जनन। जनन है पहला यूनिट कह सकते हैं या पहला चैप्टर कह सकते हैं, ठीक है। हो गया, वैसे स्लाइड बंद हो जाता है, टाइमिंग दिखा रहा है ना, हाँ। तो पहला यूनिट है जनन, जिसमें कितना चैप्टर, 4 चैप्टर, यानी कि एक यूनिट में टोटल कितना चैप्टर, 4 चैप्टर। पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में जनन, तीसरा है मानव प्रजनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य, ये है ना। तो एक यूनिट में कितना चैप्टर, 4 चैप्टर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो पहले यूनिट में 4 चैप्टर कौन कौन, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन और मानव में जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य, ठीक है। हाँ, पहला चैप्टर हो गया आपका प्रजनन या जीवों में जनन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अच्छा बताइए, पुष्पी पादप मतलब क्या हुआ, फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, क्योंकि जिसमें फ्लावर होता है उसी में लैंगिक जनन होगा, जिसमें फूल नहीं है उसमें लैंगिक जनन होगा। जैसे अमीबा पौधा है, क्या किस पौधा में अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा पौधा है, किस पौधा में अलैंगिक जनन होता है, शीशम। जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है, और जिसमें अलैंगिक जनन होता है इसका मतलब उसमें फूल, तो जब फूल यदि रहेगा तो उसमें निषेचन हो जाएगा, तो वो लैंगिक जनन को अपनाएगा, ऐसा समझ में, ठीक है। तीसरा हो गया स्पेशल मानव के बारे में प्रजनन पढ़ना है, मानव में कैसे प्रजनन होता है। ये जो आपका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसमें आपको लगभग सभी के बारे में बताया गया, चाहे मानव हो या पौधा हो, ठीक है। और दूसरा और तीसरा में दोनों को डिवाइड कर दिया, दूसरा में केवल और केवल प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और तीसरा में स्पेशल मानव के बारे में बताया गया, ठीक है, मानव में जनन कैसे होता है। चौथा हो गया मानव के जनन से संबंधित कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मानव के जनन संबंधी रोग क्या होगा, एड्स, यानी कि एसटीडी सब आ गया, यौन संचारित रोग, ठीक है। दूसरा आपका यूनिट आता है जेनेटिक्स, इसमें भी लगभग 4 चैप्टर है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये हो गया आपका दूसरा यूनिट, जिसका पहला चैप्टर है अनुवांशिक एवं वंशागत, ठीक है। दूसरा हो गया वंशागति का आणविक सिद्धांत, इसमें केवल आप लोग को बाहरी सिद्धांत पढ़ना है कि बाहर का सिद्धांत क्या है, अनुवांशिकता कैसे होता है, यानी कि माता पिता का गुण संतान में कैसे जाता है। लेकिन स्पेशल जो छठा चैप्टर है वंशागति का आणविक, आणविक मतलब उसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स भाग लेता है, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब जो वंशागति होता है उसमें कौन कौन सा अणु भाग लेता है, इसके बारे में जानना है। जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, उसके बाद डीएनए के अंदर भी क्या सब होता है वो सभी आप लोग पढ़ाए। ये जो मॉलिक्यूल्स है किधर गया, मॉलिक्यूलर मतलब इसमें कौन कौन सा अणु भाग लेते हैं, जो अणु क्या करता है, वंशागति का कारण होता है, ठीक है, उसके बारे में समझना है। समझ में आ रहा सुदर्शन, हाँ। उसके बाद तीसरा अगला हो गया आपका इवोल्यूशन, क्योंकि विकास जो होता है वो किसके कारण, वंशागति कारण ही या जनन के कारण ही होता है। जनन के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आते गया और वो एक नया जीव का निर्माण कर दिया। जैसे म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या होता है, जीन में अचानक परिवर्तन होता है और वह एक वंश से दूसरे वंश में चला जाता है, ठीक है, तो यह क्या होता है, नया जीव का आविष्कार हो जाता है, ठीक है। अगला हो गया स्पेशल मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये तो बिल्कुल आसान चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए 9th चैप्टर है आप लोग का खाद्य उत्पादन में कैसे वृद्धि करेंगे। ये चैप्टर
खास करके फार्मिंग के लिए, मतलब जो किसान जो एग्रीकल्चर साइंस लेता है, क्या कि बायोलॉजी आपका एक 12th का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाएंगे, बहुत सारे नर्सिंग में जाएंगे, बहुत सारे एग्रीकल्चर में जाएंगे। इसी कारण आपको 12th में सभी प्रकार का सिलेबस पढ़ाया जाता है 12th की बायोलॉजी में। आगे बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उस क्षेत्र में वो जा सकता है, ठीक है। इसी कारण इसी में थोड़ा थोड़ा आपको जनरल बताया गया, आधा डॉक्टरी बना दिया, कुछ खेती करने के लिए बता दिया ना। आगे मान के चलिए आपको जॉब नहीं हुआ, मुर्गी पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, उसके बारे में आप लोग पढ़े। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, खाद्य उत्पादन। खाद्य में कौन कौन आता है? खाद्य मतलब खाने पीने वाली सामान, खाने पीने वाली वस्तु। तो हम लोग को खाद्य उत्पादन मुख्य रूप से कितने सोर्स है? एक प्लांट, दूसरा एनिमल, यानी कि जितना भी अनाज है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और जितना भी दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, ये कहाँ से? एनिमल से, जंतु से। इसमें हम मुख्य रूप से दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन का उत्पादन यानी कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। पहले आप लोग सुने होंगे अकाल आता था। अकाल मतलब इंसान को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था। उसके पास बहुत सारा खेत है लेकिन उसको फसल करने की तकनीकी नहीं पता, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, या कोई एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हल बैल भी पहले नहीं था। सबसे पहले इंसान किसको पालतू बनाया था? बताइए, कुत्ता से हल जोता जाएगा कभी? जोता जाएगा? नहीं। उसी प्रकार उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उसको नॉलेज आते गया। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी आविष्कार हुआ, जैसे अभी ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और कौन कौन सा कल्टीवेटर सब है। अभी कितनों बैठा हुआ जमीन को ट्रैक्टर क्या कर सकता है? आसानी से उसको उपजाऊ बना सकता है, उसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है ना। लेकिन पहले इंसान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, उतना उसका मेमोरी माइंड भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानव कल्याण में या मानव के जीवन में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। क्योंकि इससे पहले हम लोग 8वां चैप्टर में सूक्ष्म जीव को बहुत गाली दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं कि बैक्टीरिया से ये रोग होता है, कौन बैक्टीरिया से ऐसा रोग होता है, बहुत उससे मतलब दुखित हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब उसका कुछ सदुपयोग भी पढ़ लेंगे। किस चैप्टर में? 10th में। मतलब कि मानव के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। तो बताइए, यदि सूक्ष्म जीव नहीं होता तो हम लोग दही का स्वाद ले पाते? पनीर बनता, ब्रेड बनता, केक बनता, यानी कि बेकरी हाउस का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, बिस्किट भी नहीं बनता, ब्रेड भी नहीं बनता, पाव रोटी भी नहीं बनता, ठीक है। तो इन सभी चीजों में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव का, ठीक है। इसके अलावा एक एक से ब्रांड जो हम लोग पीते हैं, कौन कौन सा ब्रांड? बियर हो गया, बिस्की हो गया, रम हो गया, और कौन कौन बहुत सा प्रोडक्ट आपको दिखाए थे, बताए थे ना, कौन कौन। तो इन सभी प्रोडक्ट का निर्माण कैसे हो रहा है? किसके सहयोग से? सूक्ष्म जीव के सहयोग। मतलब कि हम लोग 10वां चैप्टर में केवल और केवल किसका प्रयोग पढ़ेंगे? इसका उपयोग कैसे होता है। यदि इसका उपयोग नहीं होता तो हम लोग के एंटी वायरस का जो इंजेक्शन आता है, जो वैक्सीन आता है, वो भी नहीं बन पाता। बनता? हम लोग कोरोना वायरस का इंजेक्शन का आविष्कार कर लिए ना। या हम लोग जो टेबलेट खाते हैं एंटीबायोटिक्स या कोई भी टेबलेट खाते हैं, उसमें भी किसका उपयोग है? बैक्टीरिया का उपयोग या सूक्ष्म जीव का उपयोग। हमारे जीवन में जो होता है, मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आता है बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग को पढ़ा चुके हैं इसका भी एक चैप्टर। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं कि जो अनुपयोगी पदार्थ है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका भी उपयोग कैसे कर लेंगे, यही होता है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। और इसमें पहला चैप्टर में इसका प्रिंसिपल है, मतलब इसका क्या सिद्धांत है, और दूसरा में इसका प्रयोग है। इधर के इसमें 2 चैप्टर है ना, हाँ। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, मतलब इसका क्या सिद्धांत है, क्या इसका थ्योरी है। और उसके दूसरा यूनिट में आ गया जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग, अनुप्रयोग। समझ में आया? तो पहला में इसका हम सिद्धांत पढ़ेंगे और दूसरा में इसका उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा आ जाता है जीव और इसकी जनसंख्या। कौन जीव कितना स्पीड से जनसंख्या बढ़ा रहा है, या पृथ्वी पर कितने जीव की प्रजातियां होती है। वैसे आपके रामायण या किसी ग्रंथ में लिखा रहता है कि 84 लाख योनि है। मतलब जैसे मानव एक प्रजाति हो गया, गाय एक प्रजाति हो गया, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, इसी प्रकार जीव का जो लिस्ट यदि बनाएंगे तो कितना प्रकार का प्रजाति है? 84 लाख प्रकार की प्रजातियां, ठीक है।
लेकिन आप लोग अगला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गाय का भी बहुत सारा नस्ल है, भैंस का भी बहुत सारा नस्ल है, शुगर का, यानी कि और भी सभी जानवरों का कई कई प्रजातियां होती है। इसमें मुख्य रूप से वही पढ़ना है कि कौन कौन सा जीव है और कौन कौन सा जीव विलुप्त भी होने वाला है। ठीक है, या बहुत ऐसा जीव जो है क्या हो गया, विलुप्त हो गया है, या किसी जीव के विलुप्त होने से हमारे पर्यावरण पर क्या उसका बुरा असर पड़ा है, इनके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इकोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए यदि जीव है तो उसमें क्या विभिन्नता है, क्या विभिन्नता है, उसको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ा है गुस्सा से, लेकिन पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, यानी कि हमारा जो ये पर्यावरण बना है, पर्यावरण मतलब वातावरण। वातावरण में क्या सब है, मुख्य रूप से पेड़ पौधा है, नदी है, हवा है, सूर्य प्रकाश है, मिट्टी है, जल है, वायु है, यही सब मिलके किस सिस्टम का निर्माण करता है, पर्यावरण का। उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर, जीवों में जनन। बताओ नीरज, किसे कहते हैं जनन। जनन से लाभ बताओ। जनन से निम्न लाभ, जनन के कारण जीवों में विकास होती है, जनन के कारण जीवों में विभिन्नता होती है, जनन के कारण जीवों की आबादी बनी रहती है, जनन के कारण ठीक है, बैठिए। नई नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। देखिए, जनन का सीधा मतलब होता है बच्चा पैदा करना। ठीक है, कोई भी जीव यदि अपने जैसे संतान को जन्म देता है, वही क्रिया क्या है, बताओ कौन ऐसा इंसान है जो बच्चा पैदा नहीं करेगा, सबका वही टारगेट यदि वो जनसंख्या, अच्छा मान के चलो यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा, जनसंख्या कम जाएगा, जनसंख्या कम जाएगा ना। मान के चलो तुम यदि नहीं पैदा किया तो इतना दुनिया में बहुत है, थोड़ी घट जाए, ऐसा सोचने लगे साहब तो फिर तो जनसंख्या कम जाएगा। सुनो, जनसंख्या तो मतलब तुम्हारे पैदा करने से या नहीं करने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसा डीएनए किसी भी जीव में नहीं रहेगा। तो जो संतान होता है, अगला जो पीढ़ी होता है, वो संतान का क्या काम है कि अपने पिता के डीएनए को ढोना, अपने पिता के जैसे गुण को दिखाना, यही तो जनन है, यही अनुवांशिकता है। ठीक है, तो जनन का सीधा मतलब क्या है, यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक क्रिया है, और यह क्रिया किसमें होता है, जीव में या निर्जीव में, यह क्रिया जीव में होता है, इसीलिए इसे हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मार खाएगा तुम, जाओ बाहर, मोबाइल को ऑफ करो तो तुम, उसके बाद बाहर जाओ। सब लोग मोबाइल को फ्लाइट मोड कर लेगा क्लास में। दूसरा बार बता रहे हैं लेकिन फिर भी तुम अलर्ट नहीं हो रहा है। चलो, क्या बता रहे थे, देखता है कितना डिस्टर्ब हो गया, पूरे क्लास डिस्टर्ब हो गया तुम्हारे कारण, इसका पाप तुम्ही को भोगना पड़ेगा। यदि सब मिलके शराब दे दिया तो बाल बच्चा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। चलो सुनो, क्या बता रहे थे, हाँ, तो जनन जो होता है यह किस में होता है, जीव में होता है, किसी निर्जीव में होता है। कभी देखें एक कुर्सी लाए, दो कुर्सी हो गया, काश ऐसा भी होता नहीं रे ऐसा होता है यदि, हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है ना। तो यह क्रिया स्पेशल और स्पेशल सजीव में होता है, जीव में होता है, इसी कारण यह कौन सा क्रिया कहलाता है, जैविक क्रिया कहलाता है। ठीक है, और यह जैविक क्रिया ऐसा है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल अपने जाति के जैसे संतान को क्या करता है, जैसे मानव क्या उत्पन्न करेगा, मानव को, गाय उत्पन्न क्या करेगा, डॉग किसको उत्पन्न करेगा, यही जनन है। ठीक है, यानी कि वैसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, अपने जैसे या अपनी ही जाति के जैसे, अपनी जाति के समान
अगली पीढ़ी को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? जनन क्या है? तुम भी 12th क्लास में है, साइंस से, वाह ठीक है। तो सबको जनन का डेफिनेशन याद हो गया? वैसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है? हाँ, अपने जाति के समान शिशु को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है, वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जनन में मुख्य रूप से कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव। देखिए जनन मुख्य रूप से 2 विधि का होता है, आगे बताएंगे। कुछ जीव क्या करता है? और लैंगिक जनन को अपनाता है, और कुछ जीव लैंगिक जनन को अपनाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन उसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले सुनिए ध्यान से। जो जीव उत्पन्न करता है, ठीक है, जैसे अभी आप लोग प्रोडक्ट बन गए, आप लोग दूसरा आपका अगला प्रोडक्ट बनेगा, तो बताइए आपका जो बेटा होगा या आपका जो अगला संतान होगा उसके लिए आप क्या है? पेरेंट्स। तो जो प्रजाति संतान को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? पेरेंट्स लिखी है। पेरेंट्स। बात नहीं बोले तो आपस में कोई बात करेगा। तो जो जाति संतान को उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? पेरेंट्स। ठीक है, और जो नया जाति उत्पन्न होता है उसको ऑफ स्प्रिंग, मतलब संतान, ऑफ स्प्रिंग, या डॉटर भी कह सकते हैं उसको। डॉटर मतलब बेटी, हाँ डॉटर ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं। डॉटर मतलब अगला पीढ़ी का संतान, चाहे बेटा हो या बेटी। ठीक है, तो जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जो उत्पन्न हुआ ऑफ स्प्रिंग या संतान। यहां तक समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग जनन से आखिर लाभ क्या होता है। कि सब कुछ तो कुछ जरूर लाभ होता होगा, जो मतलब पूरा सभी जाति किसके पीछे लग गया? जनन के पीछे लग गया ना। और खास करके भारत जो है वो जनसंख्या में पूरा नंबर 1 है। कारण क्या है इसका? आखिर इतना जनसंख्या भारत में क्यों बढ़ रहा है? हाँ, इसका मुख्य कारण क्या है? बैठाड़ी रहता है, कहता सोचो 1-2 बच्चे पैदा कर लेते हैं। नहीं रे, चलिए, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट्स है कि जनन यदि जनन होगा तो जनन के कारण क्या होगा? किसी भी जीव की प्रजाति विलुप्त नहीं होगा। जैसे हमारे देश से बहुत ऐसे प्रजाति हैं जो विलुप्त हो गए, और विलुप्त होने के कगार पर कुछ प्रजाति है, उसका पढ़ेंगे हम लोग, जीव और जैव विविधता, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जीव मान के चलो विलुप्त हो गया उसका तो मतलब रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन जो जीव विलुप्त होने के कगार पर है उसको भारत सरकार क्या किया? उसको कैच करके रख लिया चिड़ियाघर में। ठीक है, उसको जैसा भोजन चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, उसको वैसा वातावरण दे रहा है, और उससे प्रजनन करवा के उसको जंगल में छोड़ रहा है, ताकि ये जीव हमारे देश से विलुप्त। आप लोग पढ़े इकोसिस्टम में सभी जीव की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। ऐसा मत सोचना कि मेढक का कोई काम नहीं है, सांप का कोई काम नहीं है, या ग्रास होपर, या दुनिया में कोई भी जीव है, सबका कुछ ना कुछ काम है। सभी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सब किसके कारण? सबका जो जनसंख्या सीमित है या बैलेंस है, कभी विलुप्त नहीं होता, वो किसके कारण? जनन के कारण। ये पहला बेनिफिट है किसी भी प्रजाति के लिए, कि जनन के द्वारा क्या होता है? किसी भी जीव की प्रजाति विलुप्त, सभी जीवों की जनसंख्या मेंटेन रहता, आबादी बनी रहती, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, दूसरा इसका लाभ है कि जनन के कारण क्या होता है? माता पिता का गुण उसके संतान में जाता है, उसके बच्चों में जाता है। और इसका कोई इंजेक्शन है? और इसका कोई मेथड है? यदि आप चाहते हैं कि हमारा गुण किसी अगले पीढ़ी में जाए तो उसके लिए केवल एक ही प्रोसेस है, क्या? जनन। समझ में आ गया? जनन एक ऐसा मेथड जिसके कारण क्या हो सकता है? माता पिता गुण संतान में जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो जनन होता है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है ना, और विभिन्नता होने के कारण क्या होता है? नए नए प्रजाति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो जनन के कारण क्या होता है? जीवों का, नए नए जीवों का विकास होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, विकास कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। तो जनन से क्या सब लाभ है? जनन के कारण किसी भी जीव की आबादी
जनन के कारण माता पिता गुण, जनन के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है, और विभिन्नता के कारण नए नए जीवों का विकास होता है, उत्पत्ति होता है। यदि विभिन्नता नहीं होता तो हम लोग अभी लंगूड़े रहते, नहीं रे? और यदि उससे भी पहले विभिन्नता नहीं होता हम लोग अभी डायनासोर होते या मेढक होते, बस मिट्टी के अंदर टटर कर रहे होते। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से। यदि किसी भी जीवन का उत्पत्ति हुआ, यदि कोई भी जीव उत्पन्न हुआ है तो उसका लास्ट टारगेट क्या है? सबसे लास्ट टारगेट मौत। हाँ, ये सत्य है और निश्चित है। निश्चित नहीं बल्कि ध्रुव निश्चित है कि जिसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित ही होगा, चाहे वो सिकंदर बादशाह ही क्यों ना हो। क्यों नहीं, चाहे कोई भी जीव हो, उसका लास्ट टारगेट क्या है? डेथ, मृत्यु। ठीक है, ये कहानी छोटा सा था, आपको बता दी। लेकिन मृत्यु जो होता है वो दो तरह से होता है। हाँ, एक प्राकृतिक मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब, अकाल मतलब असमय। तो जो मृत्यु जीवन काल से पहले हो जाता है, जैसे एक मानव का जीवन काल लगभग कितना है? 60 से 70 वर्ष। यदि किसी इंसान की मृत्यु 30 साल में, 50 साल में, 40 साल में हो जाती तो वो कौन सा मृत्यु कहलाएगा? अकाल मृत्यु। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन काल जी लेता है, 60 साल जी लेता है, 70 साल जी लेता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती तो वो कौन सा मृत्यु कहलाएगा? प्राकृतिक मृत्यु। मृत्यु कितने प्रकार के? सबको याद हो गया? मृत्यु कितने प्रकार के? प्राकृतिक मृत्यु और, तो प्राकृतिक मृत्यु किसको बोलेंगे? जिसका पूरा जीवन काल खत्म हो गया, अब उसका मृत्यु भी हो गया, तो वो कौन सा मृत्यु? जिसका जीवन काल से पहले हो गया, अकाल मृत्यु। चलिए, सबको याद हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर जीवन काल किसको कहते हैं? जीवन का, जिस दिन से इंसान जन्म लिया और जब तक उसका प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए। यदि एक्सीडेंट के कारण हो गया, कोई दुर्घटना घट गया, कोई सुसाइड कर लिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक उसकी क्या नहीं हो जाती है? प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, वो हो गया जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, ये लंबा काफी समय है। इसी समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, सभी जीवों की प्रजाति का, जीवों का नहीं, जीवों के प्रजाति का। जैसे मानव प्रजाति का क्या कितना वर्ष है? कछुआ का 200 साल, बरगद के पैर का। देखिए, कुछ जीवों का जीवन काल आप लोगों को दिखाते हैं जिसका बहुत कम होता है। किसका? मात्र 1 से 2 सप्ताह का मेहमान है। ठीक है, उसी जीवन काल में उसको सब काम करना है। ठीक है, एडमिशन भी कराना है, क्लास भी जाना है, शादी ब्याह भी करना है, बच्चा भी पैदा करना है, उसको भी पाल पोस के सब कुछ उसको कितने दिन में करना है? 1 से 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन। काश यदि तुम लोग का जीवन काल 15 दिन का हो जाए तब क्या हो? मैट्रिक में नहीं पास कर पाएगा, नहीं रे? चलिए, तितली हो गया। बिल्ली का बोलो 35 से 40 वर्ष। मगरमच्छ का 60 गलती है, 7 वर्ष 60 होगा। हो सकता है मिस्टेक, सुरने मिस्टेक हो गया। अब इंग्लिश बोलेंगे, 60 में अंतर, इसका भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये गलती हो गई। यहाँ क्या लिखना है? 60। ठीक है, चलो। कौवा 15 वर्ष। हाथी 65 साल, हाथी 65। चील, घोड़ा, बंदर, 26, तोता, और लिखा है थे ना बरगद सबका कहाँ है? और लिखा है बरगद 300 मक्का का पौधा। चलो, बहुत और भी बहुत सारा जीवन काल है। ठीक है, तो कुछ आप लोग को लिखा है उसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। साइलेंस। मोड ऑफ, जनन का प्रकार भी होता है, और यदि कह देगा जनन का विधि क्या है तो वही है। तो जनन कितने विधि से, जनन कितने प्रकार से, जनन कितने तरीके से? 2 तरीके से। ठीक है,
मुख्य रूप से जनन दो तरीके से होते हैं, दो मेथड से होते हैं। पहला है लैंगिक, दूसरा है अलैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः छोटे छोटे जीव और कुछ पौधों में होता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछेगा कि पौधा में किस प्रकार का जनन, बता रहे, एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन देंगे हम, ऑप्शन देंगे पहले। पौधा में किस प्रकार का जनन, पहला ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को लैंगिक, दूसरा ऑप्शन अलैंगिक, तीसरा मुकुलन, चौथा फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा बोलो? ऑप्शन डी या चौथा आंसर होगा ना, क्योंकि पौधों में लैंगिक और दोनों होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम ऑप्शन चेंज करते हैं, ध्यान से देखो। और कौन कौन सा जनन होता है? बताइए अब क्या आंसर होगा? ऑप्शन चेंज हुआ तो आंसर भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन को ध्यान में रख के क्या करना है? क्वेश्चन बनाना, आंसर का टिक लगाना। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मुकुलन नहीं होता है, विखंडन भी, बहुखंडन भी, तो क्या होगा? नहीं। समझ में आया? चलिए ठीक। क्या हुआ? चलिए समझिए, तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के। सबसे पहले जो छोटा जनन होता है या जो सरल होता है वो कौन सा होता है? अलैंगिक। इसमें कोई ज्यादा लफड़ा, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसी कारण जो छोटे छोटे जीव है वो किस विधि को अपनाया? अलैंगिक को। और कुछ पौधा किस विधि को अपनाया? अलैंगिक जनन को या लैंगिक को भी अपनाया। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझो, इसमें जो होता है सबसे पहले ये लिखना है, ठीक से बैठो, सबसे पहले ये लिखना है कि यह जनन की विधि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सरल है, और यह किस जीव में होता है? छोटे छोटे जीव में होता है और कुछ पौधों में होता है। ठीक है, और या इसका डेफिनेशन यदि बोलेंगे तो जनन की वैसी विधि जिसमें केवल कितना जीव भाग लेता है? एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा जीव है जो अकेले जनन कर देगा? कोई नहीं। नीरज मतलब मोटा है तो इसका मतलब क्या? मानव या जो भी बड़ा बड़ा जीव है उसको हेल्प लेना पड़ेगा, किसका? दूसरे जाति का, फीमेल के, मतलब अपने से अपोजिट सेक्स का, चाहे मेल को फीमेल का और फीमेल को, कोई सा फीमेल है? नहीं। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल कितना जीव? उसमें कोई लड़का लड़की देखने की आवश्यकता, किसी को लाइक पसंद करने की कोई आवश्यकता, तिलक दहेज का कोई लफड़ा, ब्रेकअप का कोई लफड़ा, डाइवोर्स का कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तुम इसी विधि को अपनाएगा? तो या इसका दूसरा डेफिनेशन इसका दूसरा डेफिनेशन देंगे जिसमें केवल एक लिंग भाग लेता है या एक जीव भाग लेता है। ठीक है, तो बताओ या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? क्या लिखिए? कार सीर, जिसमें जनक का हाँ चलिए दूसरा डेफिनेशन समझिए। दूसरा डेफिनेशन समझो, जनन की वैसी विधि जिसमें कोई एक जीव क्या करता है? टूट कर या खंडित होकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसी जनन को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जैसे क्या होगा? अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, युगलिना, क्या बोले? फ्लेंजा, उसी को बोलते हैं शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। समझ में आया क्या है? नील हरित शैवाल,
इसमें भी कौन सा प्रकार का जनन? सवाल कौन कौन देखे? सवाल देखा सती सवाल क्या कहाँ देखा? हाँ, जो कजली है, जो काई है, हाँ, जहाँ जल का बहाव लगातार होता है, तो वही क्या है आपका? वो भी किस कलर का होता है? हरे कलर का। इसका मतलब उसमें भी क्लोरोफिल है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, या शैवाल एक प्रकार का प्लांट्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इन सभी जीवों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। अब देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है वो 100% अपने पेरेंट्स के समान होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे होंगे जीव जो जिसका चेहरा नहीं मम्मी से मिलता है नहीं पापा से मिलता है। ठीक है, लेकिन जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से 100% मिलता है, क्योंकि इसमें कोई जीन क्रोमोसोम नहीं। ये सिंपल उसी से टूट कर बना है ना, तो मम्मी से टूट कर बनी है। इसमें जनन का मान के चलो क्या बोलते हैं उसको, जीन क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो रहा, वहां अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो गया मम्मी से डिफरेंस, पापा से डिफरेंस, लेकिन इसमें तो कोई जीन क्रोमोसोम है नहीं, किसी का अरेंजमेंट, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है। इसी कारण ये किसके समान होता है? अपने पेरेंट्स के समान होता है। ठीक है, यह जो होता है अपने पेरेंट्स के समान, इसका आकार भी वैसा होता है, अनुवांशिकी भी वैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, मतलब तीनों रूप से अपने किसके समान होते हैं? पेरेंट्स के समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अलैंगिक जनन का जो जैसे मान के चलो एक जीव है ये, ठीक है, ये क्या किया, 4, 5, 10, 20 बच्चा पैदा कर दिया एक ही बार। हाँ, अलैंगिक जनन है। इसका जो संतान है, सभी संतान क्या होगा? आपस में एक समान होगा ना, सभी संतान आपस में क्या होगा? उसका जो यदि ग्रुप बन जाएगा तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। आप लोग को पता है क्लोन का निर्माण किस में होता है, लैंगिक में या अलैंगिक में? नीतीश फोन को रखो, कहा है सब डिस्टर्ब करने आता है। क्या बता रहे थे? हाँ, तो यदि एक जीव हुआ, ठीक है, और एक जीव क्या किया, 5, 10, 20 बच्चा संतान को उत्पन्न कर दिया एक ही बार में, तो वो सभी संतान आपस में क्या होगा? सभी का स्ट्रक्चर समान होगा, सभी का मुंह का नाक बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक समान होगा, और उसका जो एक ग्रुप बन जाएगा उसी ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो क्लोन का निर्माण किस प्रकार के जनन में? आप लोग का एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही पूछा गया है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अनुवांशिकी शारीरिक रूप से क्या होता है? समान होता है। इसी कारण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ठीक है, और यदि इसका एक यूनिट का बात करेंगे तो हम लोग यूनिट को रिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमिट बोलते हैं। ठीक है, किसका हानि है? इसका हानि काहे लिखाएंगे? इसका क्या? अच्छा, बताएंगे आगे जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो, अभी टॉपिक करो ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या उसका गुण है, किसका? कुछ तो उसमें गुण होगा जिसके कारण छोटे छोटे जीव किस विधि को अपनाया। कुछ तो उसके अंदर अच्छा लक्षण होगा, कैरेक्टर होगा, विशेषता होगा। इसका पहली विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन में क्या होता है? बिल्कुल सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, इसमें किसी दूसरे पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें गैमेट्स का निर्माण का ये सब लफड़ा, कोई स्पर्म ओवम की जरूरत आवश्यकता, और यदि गैमेट्स का निर्माण नहीं हुआ तो निषेचन भी नहीं होगा। इसमें निषेचन भी क्या होता है? और निषेचन यदि नहीं हुआ तो जायगोट का भी निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और जायगोट नहीं बना तो भ्रूण का भी निर्माण नहीं होगा, यानी कि ये सब इसमें लफड़ा नहीं है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन भी नहीं होता है। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन तो ठीक तो लिखा हुआ है, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, परंतु
म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक तो है, नहीं होता। कहाँ? हाँ, यहाँ समसूत्र लिख लो, ठीक है। आखिर इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है? सॉरी, होता है, लेकिन म्यूसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि म्यूसिस सेल डिवीजन जो होता है केवल गैमेट्स निर्माण के लिए होता है। इसमें कोई गैमेट्स है, स्पर्म है, ओवम है, इसी कारण इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। कौन सा सेल डिवीजन? म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। केवल और केवल कौन सा डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है? उसके बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। यदि छोटा हाइड्रा है तो वो क्या होगा? बड़ा हाइड्रा बनेगा, किसके द्वारा? माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। छोटा अमीबा है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, किसके द्वारा? लेकिन किसी अमीबा के अंदर स्पर्म बनेगा क्या? तो जब स्पर्म नहीं बनेगा तो म्यूसिस सेल डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, अब देखिए इसमें वेरिएशन भी नहीं होता है। अभी आप लोग को जस्ट बताए, इसका सभी संतान क्या होता है? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है। इस विभिन्नता की कोई आवश्यकता, यदि 5 संतान है तो पांचों किसके जैसा होगा? एक ही रंग। हाँ, पांचों अपने पेरेंट्स के समान होगा। जैसा इसका पेरेंट्स है वैसा ही कौन होगा? इसका संतान भी होगा, ठीक है। लेकिन मानव में या गाय भैंस में जो संतान उत्पन्न होता है वो जरूरी नहीं है कि अपने माँ के समान ही होगा या अपने पिता के समान ही होगा, उससे डिफरेंस भी हो सकता है। या 3-4 बच्चा आपस में है तो सभी भाई बहन एक जैसा, कोई गोरा काला सांवला, कोई लंबा नाटा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अलैंगिक जन्म में यदि 10 संतान हुआ तो 10 एक समान, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या हो गया? किसका बेनिफिट्स है? अलैंगिक जन्म।